टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाओ। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पढ़ा, ठीक है। कौन बताएगा डिफरेंस क्या है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में? कौन बताएगा? एनीवन? बेसिक डिफरेंस, मैंने चाह रहा कि आप डेफिनेशन बताओ, बस बेसिक डिफरेंस बता दो। हाँ बता दो। हाँ ठीक है, दिस इज गुड, ठीक है। और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो हमने पढ़ी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कौन बता पाएगा? कुछ पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में? हमने कैसे डिसाइड किया कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट? ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कैपिटलिस्ट हमने किसको बोला? डिसीजन, हु इज टेकिंग द डिसीजन, ठीक है। एंड इन दी सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट, और मिक्स्ड में बोथ, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और भी बेसिस पे पढ़ी थी। ट्रेड के आधार पर कैसे पढ़ा था? ओपन इकोनॉमी कौन सी होगी? ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस आर वेरी फ्यू, और जहां पर ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस हो विद द अदर कंट्री, नॉट विद इन द कंट्री, विद द अदर कंट्री, वो क्या होगी? क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर हमने 3 पढ़े, ठीक है। वन इज डेवलप्ड इकोनॉमी, फिर डेवलपिंग इकोनॉमी और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इसको हमने पढ़ा था कि थोड़ा सा हम आज फिर पढ़ेंगे, है ना। इसमें थोड़ा सा एक बेसिक क्राइटेरिया है जो हमारा बचा हुआ था, वो हमें आज करना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हम एक कंट्री को तो बोल देते हैं कि दैट इज डेवलप्ड, एक को हमने बोला डेवलपिंग, और एक को हमने क्या बोला? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ये हमने 3 लिखा था। कौन बताएगा ये कि डेवलप्ड कंट्री कौन है और डेवलपिंग कौन है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है? वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ दी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? अभी इस वर्ड को साइड में रखते हैं थोड़ी देर, ठीक है, क्योंकि हम आएंगे इस पे भी कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। अभी हम इसको नहीं बोलेंगे। इसको सिंपल समझते हैं कि इंडिविजुअल इनकम जो पॉपुलेशंस की है, जैसे एक इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन है टोटल, उनकी इंडिविजुअल की इनकम वहां पर कितनी है, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कहां पर किसको हम किस कैटेगरी में रखें। तो हमने बोला कि दिस इज डिसाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो डिसीजन होता है इनको डिसाइड करने का, डेवलप्ड, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड को, उसको वो अलग तरीके से डिफाइन करता है। वो बोलता है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसको मैं बोलूंगा कि दीज आर हाई इनकम कंट्रीज। वो क्या बोलेगा उसमें? कि देर आर सम कंट्रीज जिसको मैं कहां किस कैटेगरी में रखूंगा? हाई इनकम कंट्रीज। तो हमें पता लग रहा है कि डेवलप्ड की ही बात कर रहा है, ठीक है। फिर इसने बोला कि कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जिसे मैं रखूंगा मिडिल इनकम कंट्रीज में, और उसके बाद कुछ कंपनी ऐसी होंगी जिसे मैं रखूंगा, जो कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जिसे मैं रखूंगा लो इनकम कंट्रीज में। तो हम इसके आधार पर एक इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सी हाई इनकम कंट्रीज है, कौन सी मिड इनकम कंट्रीज है, कौन सी लेस इनकम या फिर लो इनकम है। कैसे करता है वो इसको इसने साफ साफ बहुत क्राइटेरिया, डेफिनेशन बिल्कुल साफ है इसकी। डेफिनेशन क्या कहती है कि हाई इनकम कंट्रीज वो होंगी जहां पर कैपिटा इनकम इज मोर देन $12,335। ये यहां पर डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। कितना होना चाहिए पर कैपिटा इनकम? मोर देन $12,335, ठीक है। तो ये पर कैपिटा। अब मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको हमेशा ध्यान रखना कि पर कैपिटा इनकम, इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे लेकिन आने वाली क्लास में इसको पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अभी सिर्फ इसको एज इट इज रख लो कि ये पर कैपिटा इनकम कुछ है, ये इंडिविजुअल्स की इनकम है किसी भी कंट्री में, इसको इस तरीके से समझो, ठीक है ना। इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन है, हर एक इंडिविजुअल की इनकम, एवरेज इनकम इतनी होनी चाहिए। अगर किसी भी कंट्री में किसी भी इंडिविजुअल की एवरेज इनकम इससे ज्यादा है तो उसको हमने हाई इनकम में रख दिया, ठीक है। देन उसके बाद इसने बोला कि वो कंट्रीज विच हैव द पर कैपिटा इनकम और इंडिविजुअल इनकम्स, एवरेज इंडिविजुअल इनकम लेस देन $1,006, उसको लो इनकम मानते हैं। उसको हम क्या मानते हैं? लो इनकम मानते हैं। लो इनकम के लिए इनका बड़ा सिंपल सा है कि जिसमें भी एवरेज इनकम इससे कम हो जाएगी तो लो इनकम में रखेंगे, और इसके बीच में जो हो गया उसको हम क्या मानेंगे? मिडिल इनकम। इसमें कोई भी बीच में आएगा तो उसे हम क्या मानेंगे? मिडिल इनकम कंट्रीज बोलेंगे। इस मिडिल इनकम कंट्रीज को भी 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है। कैसे करते हैं? एक,
जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है और एक जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज है। एक हो जाएगा लोअर मिडिल और दूसरा क्या हो जाएगा, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज हो जाएगा। अब इसमें भी डिफाइन इसी के आधार पर करेंगे, पर कैपिटा इनकम किसकी कितनी है, ठीक है, यही क्राइटेरिया रहने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर किसी भी कंट्री में एवरेज पर्सन की जो इनकम है दैट इज बिटवीन 1006 एंड $3,955, ठीक है, सभी जो मैं लिख रहा हूं वो डॉलर्स में लिख रहा हूं, ठीक है ना, जो भी टर्म्स में लिख रहा हूं किस में लिख रहा हूं, डॉलर्स में, रुपीज में नहीं लिख रहा हूं, क्लियर है। तो अगर इसमें रखा तो क्या हो जाएगी, लोअर इनकम, और इसके ऊपर अगर है दैट इज 3,956 टू लेकर कहां तक हो जाएगा 12,334। यहां पर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, हायर इनकम। अगर हमें इंडिया को प्लेस करना हो तो इंडिया को हम कहां प्लेस करेंगे, लोअर मिडल में। लोअर मिडल में इसलिए प्लेस करेंगे क्योंकि आज के टाइम पे इन द ईयर 2026 इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है या इंडिविजुअल्स की एवरेज इनकम है दैट इज $3051। कितनी है, 3051। तो वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन कर दिया कि कौन सी कंट्री को हम कहां रखेंगे। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सी कंट्री को हम डेवलप्ड माने, कौन सी को नहीं माने, एक मोटे तौर पर हम कह सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम जब हम जाएंगे कि किस कंट्री को हम डेवलप्ड बोलें, किस कंट्री को डेवलपिंग बोलें, तो दिस इज द डिसीजन इज टेकन बाय द यूनाइटेड नेशंस। यहां पर डिसीजन कौन लेगा, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस भी कंप्लीट नहीं लेगा, अभी कंप्लीट पिक्चर सुन लेना इसमें, उसके बाद लिखना है इसको। यूनाइटेड नेशंस भी इसको नहीं लेगा पूरा डिसीजन। यूनाइटेड नेशंस सिर्फ और सिर्फ उन कंट्रीज को डिफाइन करेगा विच आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। किसको डिफाइन करेगा, डिफाइन करने का कोई क्राइटेरिया नहीं, वो जिसको नाम ले देगा उसको आज से हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कहना शुरू कर देंगे, उसके अपने क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। देयर आर मल्टीपल क्राइटेरियाज, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, मल्टीपल क्राइटेरियाज को मिला करके वो किसी भी कंट्री को एक स्टेटस दे देता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का, ठीक है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस होने से कुछ फायदे उस कंट्री को मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर में एग्जांपल बताऊंगा। उसके बाद डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, ये दोनों हर कंट्री अपने आप डिसाइड करते हैं कि हमें किस कैटेगरी में रहना है। जैसे एग्जांपल माने चाइना, जो आज के टाइम पे वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, चाइना आज के टाइम पे वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, अपने आप को डेवलपिंग कहता है। चाइना अभी भी अपने आप को डेवलपिंग कहता है क्योंकि ये इंडिविजुअल कंट्रीज के ऊपर छोड़ा हुआ है कि वो अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यूएन इसमें बहुत ज्यादा डिसाइड नहीं करता है, तो ये सेल्फ डेजिग्नेशन है। और इसमें दिस इज अ टैग गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो टैग है वो कौन देगा, यूनाइटेड नेशंस देगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ फैक्ट बेस्ड है सारी चीजें, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स की कहां पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसके आधार पर हाई इनकम कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री और लो इनकम कंट्रीज को डिफाइन किया हुआ है। बस इतनी सी चीजें आपको इसमें लिखनी है, लिख लो इसको। The developed, developing are decided by the या designated by the countries itself, तो सेल्फ डेजिग्नेशन है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री इज डिसाइडेड बाय द यूएन, ठीक है। इसी को एक और तरीके से अगर हम वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन में देखें तो वर्ल्ड बैंक एग्जैक्टली उनको डेवलप्ड, डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड ना कह करके वो उनको दूसरे तरीके से बोलता है कि हाई इनकम, मिडिल इनकम और लोअर इनकम। सर अगर कोई कंट्री हाई इनकम है तो उसे डेवलप्ड का टैग देंगे तो वो तो जरूरी नहीं है ना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो ये दोनों अलग पैरामीटर, ये दोनों बिल्कुल अलग पैरामीटर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो साइंटिफिक तरीका कौन सा, वो साइंटिफिक तरीका दोनों में से कौन सा है, वो तरीका है जहां पर डिफाइन किया गया है कि अगर इस लेवल से ऊपर है तो डेवलप्ड बोल दो उसको, लेकिन वहां पर वो डेवलप्ड ना बोल करके उसको हाई इनकम बोलता है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज खुद को बोलते हैं कि हम डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, तो दिस इज डिसाइडेड बाय द कंट्रीज इटसेल्फ।
क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें बीच बीच में फैक्ट्स आते रहेंगे, तो फैक्ट्स इस तरीके से अलग से लिखने हैं आपको, ठीक है। इसमें से कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। क्लियर है सभी? ठीक है, लिख लिया सभी ने? ठीक है, आगे चलें, लिख रहे हैं। अब फिर से उसी बेसिक क्वेश्चन पे फिर से चलना है, ठीक है। रिसोर्सेस, लिख लिया ना? ठीक, चलो अब फिर से कल वाले बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं कि हम हमेशा एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिसोर्सेस, मतलब क्या थे 3 क्वेश्चंस? बेसिक क्वेश्चन क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो हमारा बेसिक क्वेश्चन रिमेन सेम कि हमें कुछ प्रोड्यूस करना है, हमें इन रिसोर्सेज का यूज करके कुछ प्रोड्यूस करना है, और वो प्रोड्यूस क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये बेसिक क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स के हमेशा रहेंगे। तो हम दोबारा से इसी पे चलते हैं कि हमें रिसोर्सेज प्रोड्यूस करना है, ठीक है। जब भी हमें कुछ भी चीज प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है, अब मैं कोई भी एक प्रोडक्ट मुझे बनाना है, कुछ भी मुझे प्रोड्यूस करना है, उस प्रोड्यूस करने के लिए मुझे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उन्हीं का ही हमें मिक्सिंग करना है ना, कि हमें कितने रिसोर्सेज कहां पर चाहिए। हमें कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो क्या क्या हो सकते हैं, उन रिसोर्सेज को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं। तो रिसोर्सेज को डिफाइन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हमें कुछ प्रोड्यूस करना है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि वी वांट टू ओपन ए कैफे इन, या फिर एट शिला बाईपास, ठीक है। हमें एक कैफे ओपन करना है, शिला बाईपास को ओपन करना है, ठीक है। कॉफी कैफे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक कैफे हमें ओपन करना है। उस मतलब प्रोडक्शन क्या होगा हमारा, कि हमें एक कैफे जो है प्रोड्यूस करना है वहां पर। ओवरऑल यही है ना हमारा रिजल्ट, कि हमें कैफे प्रोड्यूस करना है। कैफे को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो वो सब रिसोर्सेज होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज होंगे। तो सबसे पहली चीज, मुझे उस कैफे को लेने के लिए मुझे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वहां पर लैंड की जरूरत पड़ेगी, चाहिए ना। तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि हमें कोई भी चीज जब प्रोड्यूस करना है तो पहला रिसोर्स मुझे जो चाहिए होगा दैट इज नेचुरल रिसोर्स। और नेचुरल रिसोर्स में लैंड भी एक पार्ट है, जो जनरली अगर हम इसमें पढ़ें तो हम सिर्फ लैंड पढ़ते हैं, लेकिन लैंड इज पार्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर वाटर भी हो सकता है, इसके अंदर एयर भी हो सकती है, ये सब भी तो जरूरत चाहिए ना हमें वहां पर। तो ये सब किसका पार्ट हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट हो गए। अब इसमें से कीमत क्योंकि इसकी ज्यादा है तो हम जनरली यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज ना लिख करके सिर्फ लैंड लिख देते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद हमें वो कैफे वहां पर लेकर के आना है, तो उसके लिए हमें और क्या चाहिए होंगे, हमें बहुत सारे मशीन चाहिए होंगे, टूल्स चाहिए होंगे, इक्विपमेंट चाहिए होंगे, पैसा चाहिए होगा, चाहिए ना ये सारी चीजें। इन सबको मिला करके मैं एक टर्म देता हूं दैट इज कैपिटल। इन सबको मिला करके मैंने क्या टर्म दिया, कैपिटल टर्म दिया। तो कैपिटल के अंदर क्या क्या आ गया, इसके अंदर टूल्स आ गए और इक्विपमेंट्स आ गए, इक्विपमेंट्स
कोई मशीन है तो वो भी आ गई, या ओवरऑल अगर हम देखें तो मनी भी आ जाएगा इसी के अंदर। ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। और क्या चाहिए होगा हमें इसे? अब जब मैं कैफे खोलूंगा तो वहां पर काम करने के लिए कुछ लेबर भी चाहिए ना। तो वहां पर मुझे एक लेबर भी चाहिए होगी जो इन सभी को यूज करके कुछ एक प्रोडक्टिव चीज वहां पर बना पाए। तो वी रिक्वायर अ लेबर ऑल्सो। तो यहां पर हमें लेबर भी चाहिए होगा। ठीक है, लेबर हर सेक्टर में अलग अलग होता है। स्कूल में लेबर कौन है? टीचर। टीचर इज द लेबर इन द स्कूल। ठीक है, यहां पर लेबर कौन होगा? जो कॉफी मेकर है, ही इज द लेबर। क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स में लेबर का है जो काम कर रहा है, जो चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, ही इज द लेबर। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये सब चीजें तो होगी। अभी भी एक चीज मिसिंग है कि यहां पर इन सब चीजों के लिए रिस्क कौन लेगा? ये जो चीजें हमें इकट्ठा करना है, इसके लिए रिस्क टेकिंग कोई एक पर्सन होना चाहिए जिसका वो आइडिया है, यानी दी ओनर। ठीक है ना, कोई एक ओनर होगा। जरूरी नहीं है कि ओनर जो है खुद लेबर ना हो सकता है वो लेबर का पार्ट भी हो, लेकिन ओनर को हम यहां सेपरेट रखेंगे। ठीक है, जिसको हम यहां पर एंटरप्रेन्योर कहेंगे। यहां पर उसको किस वर्ड से बोलेंगे हम उसे? एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? क्या इसके अलावा कोई एक ऐसी चीज है जो हमें चाहिए होगी? मेरे हिसाब से और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये सारी चीजें मिल जाएं तो हम कुछ भी चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया कैफे का। अभी तो हमने क्या एग्जांपल लिया है? कैफे का एग्जांपल लिया। लेकिन हम कुछ भी चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम इन चीजों को एक साथ ले आए तो। इन तीनों को एक साथ लाने वाला ये है। इन तीनों को एक साथ लाने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। वो अलग अलग जगह से कहीं से लैंड लेकर के आएगा, कहीं कैपिटल चाहिए, फिर लेबर को इकट्ठा करेगा। इन सबको मिला करके ये रिस्क टेकिंग या ऑर्गेनाइजर जिसको हम कह सकते हैं, या फिर रिस्क टेकिंग जो इंडिविजुअल है वो ये है कि अगर मान लो ये प्रोडक्शन जो भी हम कर रहे हैं वो फेल हो जाता है तो उस केस में रिस्क किसका होगा? एंटरप्रेन्योर का होगा। ठीक है, ही इज द ऑर्गेनाइजर। ये बात समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई डाउट है? तो हमें रिसोर्सेज की स्कार्सिटी, हमें पता है कि रिसोर्सेज आर वेरी स्कार्स, उसका एफिशिएंट कैसे यूज करना वो हमें डिसाइड करना है। तो इस एंटरप्रेन्योर को समझ में आया कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उसका सबसे बेस्ट यूज हो सकता है कि मैं उससे कैफे खोल लूं जिससे मेरी इनकम बनी रहे। ये इसने मतलब उन्हीं क्वेश्चंस का तो जवाब दिया है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, उसे लगा कि कैफे खोल लेते हैं वो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे इनकम आती रहेगी। हाउ टू प्रोड्यूस, तो उसके लिए इन चीजों को इकट्ठा कर लिया इसने। ठीक है, देन उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो उसके बाद उसने जगह उस तरीके से डिसाइड किया कि वहां पर उसे पता है कि उसके क्लाइंट्स कौन है। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? ठीक है, अब जब ये प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोड्यूस होगा क्या? कुछ भी चीज हो सकती है प्रोडक्शन में। उन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उनको हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, या तो कोई ना कोई गुड्स वहां पर प्रोड्यूस हो रहे होंगे, या फिर किसी तरह की कोई सर्विस वहां पर प्रोड्यूस हो रही होगी। या तो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या सर्विस प्रोड्यूस हो रही है। क्या डिफरेंस है गुड्स और सर्विस में? टेंजिबल आइटम विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन। सर्विसेज क्या है? इंटेंजिबल, जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको देख नहीं सकते। जैसे आई एम टीचिंग, ठीक है, तो ये क्या है? सर्विस है, दिस इज अ सर्विस। अब मैंने पढ़ा दिया, तब उसके बाद मुझे नहीं पता ना कि 1 मिनट पहले क्या हुआ था, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना, वो एट ए टाइम हमने कंज्यूम भी कर लिया। अगर हम इसको देखेंगे तो गुड्स और सर्विस में ये भी हमें दिखाई देगा कि सर्विस एट ए टाइम कंज्यूम हो जाती है, वो उसी टाइम पे, उसको हम डिपॉजिट करके नहीं रख सकते। सर्विस तो अभी दी है और अभी डिलीवर होगी, उसके बाद उसको डिपॉजिट करके नहीं रखा जा सकता। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओवरऑल ये सर्कल हमें पता होना चाहिए। अब इससे हम कुछ चीजें और इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमने ये पढ़े, इनको अगर मैं कहूं दीज आर समथिंग विच प्रोड्यूसेस समथिंग। क्लियर है? तो इसको मैं कह सकता हूं दीज आर द फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम इसको कहेंगे। तो इकोनॉमी में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो वो हेडिंग डाल लो इसमें।
ठीक है, तो हेडिंग इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो समझ में आए कि जो फैक्टर्स मिल करके कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सबको मिला करके हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में 4 होते हैं। क्या 4 हो सकते हैं? वन इज नेचुरल रिसोर्स, सेकंड इज कैपिटल, थर्ड इज, फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो भी साथ में लिखते रहना, ठीक है, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी उस हिस्से पे आऊंगा मैं, उस हिस्से पे भी पहुंचा नहीं, ठीक है ना, उस पे भी हम बात करेंगे। लिख लिया सबने? ठीक है, अब इसी में एक चीज और समझना, नेचुरल रिसोर्स मैंने लगाया है। अब एक चीज समझना, इकोनॉमी में मैंने सबसे शुरुआत में एक बात कही, रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसका एफिशिएंट यूज करना है, उसका एफिशिएंट यूज करना है। तो एफिशिएंट यूज हमेशा रहेगा। जैसे मान लो कि मेरे पास एक छोटा एक लैंड का टुकड़ा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसमें मैं एग्रीकल्चर करूं मुझे उसमें फायदा है, या मैं वहां पर कैफे खोलूं उसमें मुझे फायदा है, क्योंकि वो स्कार्स है। उसको एक बार यूटिलाइज कर लिया तो दोबारा यूटिलाइज करने के लिए पहले वाली चीज को मुझे खत्म करना पड़ेगा, तो वहां पर प्रोडक्शन लिमिटेड हो सकता है। प्रोडक्शन क्या हो सकता है? लिमिटेड हो सकता है, वो स्कार्स है। तो मुझे वो डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड कौन करने वाला है? जो रिस्क टेकिंग फैक्टर है। कौन? एंटरप्रेन्योर कर रहा है। तो हमेशा इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी चीज जब हम डिसाइड कर रहे हैं तो उसके पीछे एक फैक्टर हमेशा रहेगा कि वो चीज लिमिटेड है, स्कार्स है, तो उसके एफिशिएंट यूज के लिए हमें उसको यूज करना है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? ठीक है, जब वो स्कार्स है तो मुझे एक एक चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि अगर मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर को यहाँ पर परफॉर्म करूं तो उससे मुझे कितनी इनकम होगी, उसकी बजाय अगर मैं कैफे को यहाँ पर करूं तो उससे मुझे कितनी इनकम होगी। यानी हर एक चीज की देयर इज अ कॉस्ट, हर एक चीज की एक कॉस्ट है। जैसे कोई भी लेबर है, एक पर्सन है, लेबर है, ये लेबर अगर यहां पर काम करेगा तो उसे कितनी कॉस्ट मिलेगी, कहीं और काम करेगा तो कितनी कॉस्ट मिलेगी, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। इसको जनरली हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कि किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए उसको कितनी कॉस्ट मिल रही है। बेसिकली मैंने उसको सिंप्लीफाई करके बताया, अदरवाइज नेगेटिव टोन में आता है। नेगेटिव टोन में मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक चीज को छोड़ रहा हूं तो उसके बदले मुझे क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम एग्जैक्टली डिफाइन करें तो वो नेगेटिव सेंस में जाता है। नेगेटिव सेंस में कैसे आता है कि अगर मैं इसको एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए ना यूज करके इसको कैफे के लिए यूज कर रहा हूं तो मैं कितनी कॉस्ट को जाने दे रहा हूं। दैट इज जस्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे। सिंपल सिंप्लीफाई करके ये है कि यहां पर मैं किस कॉस्ट पे उसको लेकर के आ रहा हूं, किस कॉस्ट पे लेकर के आ रहा हूं, यानी किस कॉस्ट को मैं फोरगो कर रहा हूं, किसको मैं नहीं मतलब कमा पा रहा हूं। तो उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी तो उसका एफिशिएंट यूज करेंगे हम। उससे ज्यादा ही होने, एक लेबर इस जगह पे क्यों आएगा जब उसे बाकी जगह से ज्यादा मिलेंगे, यानी उसे पुरानी कॉस्ट को छोड़ना पड़ रहा है, तो उसकी कॉस्ट पे वो यहां पर आ रहा है। अगर हम कहें ना कि ये मुझे किस कीमत, जैसे इसको कहूं किस कीमत पे मुझे मिल रहा है, तो 5 रुपए, तो उस 5 रुपए को मैं कहीं और यूज कर सकता था जो मैंने इस पे किए। तो इस कीमत पे मुझे मिला है कि उस 5 को मैं कहीं और भी यूज कर सकता था, उससे मैं एक पार्ले जी का पैकेट ले सकता था। तो ये मुझे उसकी जगह पे मिला है, मैंने उसको छोड़ करके मैंने इसको खरीदा है। तो इट कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ ए पार्ले जी पैकेट, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट पे आया है, तो उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो नेगेटिव सेंस में आता है, तो इसीलिए मैं उस साइड जा नहीं रहा था कि वो ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, इसको सिंपल सा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि कितनी कॉस्ट हमें वहां से मिल पा रही है। क्लियर है? कोड आउट है इसमें? ठीक है, तो अब इसमें ये जो नेचुरल रिसोर्स है इसकी कॉस्ट क्या हो, यानी यहां पर जब मैं लैंड यहां पर लगा रहा हूं तो मैंने कुछ तो डिसाइड किया होगा ना कि इस लैंड से कम इतना तो मुझे मिलना चाहिए। और लैंड से या नेचुरल रिसोर्सेज से जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है? वो मिलता है हमें रेंट। वो हमें क्या मिलता है? लैंड हमें क्या कमा करके दे रही है? रेंट कमा के दे रही है। अकेली लैंड अपने आप कुछ नहीं करेगी ना, उस पर काम करना पड़ेगा।
तो काम करना पड़ेगा, तो जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो सबका हिस्सा है उसमें से लैंड के हिस्से क्या आया, उसका रेंट। उसमें से उस नेचुरल रिसोर्स के हिस्से क्या आएगा, उसका रेंट आएगा। बाकी हिस्से सब में बटेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा बाकी हिस्से सब में बांटने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब उसके बाद कैपिटल मैंने अगर यहां पर लगाया, इसके अंदर चाहे मनी हो सकता है, चाहे टूल हो सकता है, चाहे मशीन हो सकता है, चाहे इक्विपमेंट हो सकता है, ये जब भी मैं लगाऊंगा तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, इसके बदले हमेशा मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। इन एक्सचेंज ऑफ कैपिटल आई ऑलवेज गेट द इंटरेस्ट। मशीन जब मैंने कहीं पर लगाई है तो उसके बदले उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा, वहां पर उसे रेंट नहीं कहेंगे। क्लियर है? तो हर एक चीज के लिए एक स्पेसिफिक टर्म है इकोनॉमी में। क्लियर है? ऐसे ही लेबर जब एम्प्लॉय करेंगे तो लेबर को उसके बदले क्या मिलेगा, वेजेस। लेबर विल गेट दी वेजेस। और ऐसे ही एंटरप्रेन्योर को अगर उसके जब, क्योंकि इसी ने सबको इकट्ठा किया है, तो बाकी बची हुई चीज सब इससे मिलेगी, इसको क्या मिलेगा, दी प्रॉफिट। ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाने की वजह से उन सबको कोई इनकम हुई है, उन सबको कोई इनकम हुई है। तो क्या मैं इस रेंट को, इंटरेस्ट को, वेजेस को और प्रॉफिट को फैक्टर इनकम कह सकता हूं? क्या मैं इसको फैक्टर इनकम कह सकता हूं? तो दीज आर दी फैक्टर इनकम। ठीक है, तो इनको लिख लो अभी, और सबके सामने ही लिखना। कैपिटल जहां पे भी लिखा है तो कैपिटल के सामने उसमें इंटरेस्ट लिखना है, और लेबर के सामने वेजेस लिखना है, और एंटरप्रेन्योर के सामने प्रॉफिट लिखना है। क्लियर है? ये लिख लो एक बार। इनको हम कहेंगे फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्यों कहेंगे, वो बात समझ में आ गई? नहीं, नेचुरल रिसोर्स इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बदले में क्या कॉस्ट उसे मिल रही है, दैट इज फैक्टर इनकम। क्योंकि प्रोडक्शन के लिए फैक्टर काम कर रहा है, तो इसको क्या इनकम हो रही है, दैट इज फैक्टर इनकम। किसी भी फैक्टर को, किसी भी पार्ट को क्या इनकम हो रही है प्रोडक्शन करने के लिए, दैट इज फैक्टर इनकम। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे आगे। अभी तो मैं सिर्फ कुछ टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूं। ठीक है, ये धीरे धीरे यूज होंगी बाद में, तो आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स को समझना बड़ा आसान है अगर हम हमारे बेसिक टर्म्स ठीक है तो। ठीक है, बेसिक टर्म्स ठीक है तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यहां पर कंफ्यूजन है तो आगे भी कंफ्यूजन होगा। क्लियर है? तो इसीलिए इनको समझना बड़ा जरूरी है यहां पर। तो एक बार इसको लिख लो। हमने रिसोर्सेज का यूज करके कुछ प्रोडक्ट बनाया है। उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो ये सब रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज को मैं अलग अलग हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, उन्हीं को मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहूंगा। उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी, वो इनकी इनकम है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? लिख लिया सबको? फैक्टर इनकम वर्ड लिख लेना, वहां पर लिखा है फैक्टर इनकम वर्ड। कोई रिसोर्स है उसको कैसे रेंट मिलेगा, मतलब वो तो मतलब नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको कैसे रेंट? किसने दिया वो लैंड? लैंड है किसका? ओनर, लैंड का ओनर उसको मिलेगा। एग्जैक्टली, ये देखो कि ये प्रोडक्शन में हमारा कुछ रोल प्ले कर रहा है, प्रोडक्शन में रोल प्ले किया है, तो एंटरप्रेन्योर ने जब ये हिस्सा लगाया है तो इसके बदले एंटरप्रेन्योर को कुछ मिलना चाहिए, तो इसके बदले वो प्रॉफिट नहीं काउंट करता है। प्रॉफिट तो ओवरऑल जो बचत होगी उसमें से काउंट होगा। इसके बदले वो काउंट करता है कि अगर मैं इतना हिस्सा लैंड का लगा रहा हूं तो कम से कम इतना हिस्सा यहां पर इसके हिसाब से मुझे मिलना चाहिए। तो दैट इज पार्ट ऑफ रेंट, जो उसे लैंड के बदले मिलना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजर है, कोई भी कंपनी है, वो अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करती है तो हर एक चीज की कॉस्ट कैलकुलेट करती है कि अगर मैं ये बिल्डिंग रेंट पे लूं तो मतलब बिल्डिंग भी इज ए रिसोर्स। बिल्डिंग क्या है, एक टाइप का रिसोर्स हो गया, तो उसको रेंट पे ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट उसे ऐड करनी पड़ेगी अपनी कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। क्लियर है? तो उसमें हर एक फैक्टर को अलग अलग काउंट करते हैं कि यहाँ पर जितने एम्प्लॉयज हैं उसको कितना पेमेंट जा रहा है, तो एम्प्लॉयज की क्या हो जाएगी, वेजेस। क्लियर है? देन उसके अलावा यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उसको कितना हम पे करना पड़ रहा है, वो पेमेंट किसकी देगा, रिसोर्सेज की देगा ना। बेशक से उसकी खुद की है। एक चीज इसमें समझना इकोनॉमी में, बेशक से हम अपनी ही लैंड पे यहां पर कुछ काम करना शुरू कर रहे हैं, हो सकता है ना अपनी लैंड पे करें, तो अपनी ही लैंड पे भी कर रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढो उसकी, कि मुझे अगर इसी लैंड को किसी को किराए पे देना पड़ जाए तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे।
अगर इसी लैंड को किराए पे देना पड़ जाए तो कितने पैसे मिलेंगे? अब मैं किराए पे नहीं दे रहा हूं, तो अगर मेरे पास है तो उतने पैसे इसके कमाऊंगा ना मैं, तो उतना हिस्सा मुझे इसके नाम पे रखना पड़ेगा कि इतना तो मुझे इसमें से ही मिल रहा था। तो मेरी बचत कैसे हुई अगर मैं इसको काउंट नहीं करूंगा? तो मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि देखो इतना तो मुझे वैसे भी मिल जाता अगर मैं इसको खाली लैंड को भी किसी को दे देता था, लेकिन क्योंकि मैंने ये किसी को नहीं दिया, खुद इसको यूज कर रहा हूं, तो वो मेरा प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ माई प्रॉफिट। वो तो उसका रेंट है लैंड का, कि जो मुझे वैसे भी मिल जाता बिना कुछ किए भी। इसीलिए हम इस फैक्टर को अलग रखते हैं, इसीलिए यहां पर हम इसको एज ए रेंट काउंट करेंगे। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम हुई उसको मैंने बोला फैक्टर इनकम। उसको मैंने क्या बोला? फैक्टर इनकम बोला। अब इसकी वजह से हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे, और प्रोड्यूस क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज होगा। प्रोड्यूस क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज होगा। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज मैंने प्रोड्यूस किए, या तो मैं उसको उसी टाइम पे कंज्यूम कर लूंगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि मैं उसको यूज करके किसी दूसरे चीज के प्रोडक्शन में लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने उसको फाइनल कंजप्शन के लिए नहीं रखा है, वो एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट कैसे है अभी बात करता हूं उसके बारे में, अभी सिर्फ एक वर्ड लिख देता हूं, इंटरमीडिएट। या फिर ये हो सकता है कि ये फाइनल मुझे मार्केट में बेचने के लिए निकालना है, तो दिस इज फाइनल गुड्स एंड सर्विस। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो फार्मर ने अपना लैंड एरिया को यूज करके उसने वहां पर उगाए वीट। क्या उगाया? वीट उगाया। वीट के दो तरीके से यूज किया जा सकता है। पहली चीज, या तो वो किसी को बेच दे, मार्केट में जाकर के बेच सकता है। ठीक है, मार्केट में अगर उसने बेच दिया, या फिर खुद कंज्यूम कर लिया, खुद भी कंज्यूम कर लिया, तो वो डायरेक्ट एज ए वीट ही गया ना उसके पास, तो खुद का कंजप्शन भी फाइनल में ही आएगा। खुद का कंजप्शन कहां पर आएगा? फाइनल में आएगा, क्योंकि हमने उससे किसी और चीज को बनाने में यूज नहीं किया उसे। या फिर दूसरा भी यूज हो सकता है कि मैं एक काम करता हूं, इस वीट को मैं बेचता हूं, लेकिन बेचूंगा किसे? किसी बेकरी वाले को बेचता हूं, और वो बेकरी वाला इस वीट को यूज करके इससे ब्रेड बनाएगा। इससे क्या बनाएगा? ब्रेड बनाएगा। तो क्या उस बेकरी वाले ने उस वीट को कंज्यूम किया, या उसको प्रोसेस करके किसी और फॉर्म में लेकर के आया? प्रोसेस करके किसी और फॉर्म में लेकर के आया। और जब ये प्रोसेस करके किसी और फॉर्म में जाएगा, तो ये फाइनल गुड नहीं बोलेंगे इसको, तो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। इंटरमीडिएट क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम इसका यूज करके किसी दूसरी चीज को बनाने के लिए कर रहे हैं। इसका यूज किस में कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इट फॉर मेकिंग समथिंग एल्स। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? इसी का अपोजिट क्या होता कि हम चाहे बेकरी वाले को भेजते, बेकरी वाला उसका घर जाकर के आटा बना करके खा लेता, तो फाइनल हो जाता। या फिर मैंने ही अपने लैंड एरिया पे, अपने जो फार्म लैंड था उसके ऊपर वीट उगाया और खुद खा गया, वो फाइनल रहा। दैट इज फाइनल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ऐसी सर्विसेज हो सकती है, ऐसी सर्विसेज भी हो सकती हैं। सर्विस कुड बी इंटरमीडिएट और दी फाइनल। सर्विस इंटरमीडिएट भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। जैसे मान लो मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर को बना करके किसी बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट कर दिया मैंने, तो इंटरमीडिएट हो गया, वो फाइनल गुड तो हुआ ही नहीं। बड़ा सॉफ्टवेयर इज फाइनल सर्विस। कोई डाउट है इसमें? अब ये पढ़ा क्यों हमने? ये इंटरमीडिएट और फाइनल से मतलब क्या हमारा? क्योंकि कल जब मैं इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ रहा था, या फिर इकोनॉमी के जब हम डेफिनेशन आप मुझे बता रहे थे, तो उनमें से किसी ने मुझे बताया कि इकोनॉमी इज अबाउट द जीडीपी। इकोनॉमी किसके बारे में है? जीडीपी के बारे में है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहां पर हमें पता है कि जीडीपी ओवरऑल, अगर हम 10th तक जो पढ़ के आए उसके आधार पर हमें पता है जीडीपी क्या होता है। जीडीपी क्या होता है? हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी टोटल फाइनल वैल्यू, यही पढ़ते हैं। जीडीपी क्या होता है? हमारे देश में किसी एक रीजन में, किसी एक टेरिटरी में टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी फाइनल वैल्यू, यही पढ़ते हैं हम। अब जो प्रोडक्शन हो रहा है, कौन से प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? हम हमेशा
फाइनल प्रोडक्शन की बात करते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में है हमने इसको क्यों समझा है? जब भी हम जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी में हमेशा हम बात करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। किसकी बात करेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। कभी भी इंटरमीडिएट की बात नहीं होगी, क्योंकि वो हिस्सा जो हम किसी दूसरे चीज के बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हम इसका प्राइस लेंगे। नहीं तो गेहूं का भी प्राइस इसमें ऐड कर दें, इसका भी ऐड कर दें, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो उस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा, चाहे वो कैसे भी बना हो, चाहे वो कितनी ही प्रोसेस करके बना हो, हम हमेशा फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू लेते हैं। कोई डाउट है इसमें? ठीक है। तो जीडीपी का एक बेसिक डेफिनेशन में हमें कुछ बेसिक वर्ड समझ में आए। मैं जीडीपी की डेफिनेशन पे अभी आया नहीं, ठीक है, जीडीपी डेफिनेशन पे आऊंगा थोड़ी देर में। अभी सिर्फ हमने कुछ वर्ड पढ़ा कि जीडीपी के अंदर जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, जीडीपी की जब हम फुल फॉर्म लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कौन सा है? दैट इज द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? ठीक है ना? तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? अभी जीडीपी को यही रखते हैं, अभी जीडीपी को यही रखते हैं, क्योंकि इससे पहले एक चीज और समझनी है हमें। ठीक है, यहां तक समझ में आई चीजें? कोई डाउट है किसी को? ये लिख लिया सभी ने? ठीक है, अभी हमें एक चीज और समझनी है इसमें। हमने पढ़ा वी हैव फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रोसेस यूज हो रही होगी, इस प्रोडक्शन में कोई ना कोई प्रोसेस तो यूज हुई होगी। हमने कुछ इनपुट दिया, ओवरऑल प्रोसेस को अगर हम देखें तो हमने क्या किया है? एक इनपुट दिया है, उस इनपुट की वजह से कुछ प्रोसेस की है, और उस प्रोसेस की वजह से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज मैंने प्रोड्यूस किया है। यही हुआ ना ओवरऑल? अभी तक जो हमने पढ़ा वो यही पढ़ा है। इनपुट में दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहां पर दिस इज प्रोसेस, जिसकी वजह से कुछ प्रोडक्ट बन गया, जिसकी वजह से क्या बना? प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहां हो रही है, उसके आधार पर हम इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो वी हैव सम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी आप लोग पढ़ के आए हो, कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, तो हम प्रोसेस कहां हो रही है उसके आधार पर हम उसको बोलेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अगर वो प्रोसेस डायरेक्टली रॉ मटेरियल से हम लेकर के वहीं पर कर रहे हैं तो दैट इज प्राइमरी। डायरेक्टली रॉ मटेरियल लिया है, दैट इज प्राइमरी। उसके बाद उस रॉ मटेरियल को हमने इंटरमीडिएट गुड बना करके किसी थर्ड पार्टी में डाल दिया, किसी थर्ड चीज को प्रोड्यूस करने के लिए डाल दिया, तो दैट इज सेकेंडरी। इन दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए जो हेल्प चाहिए हम साइड से दे रहे हैं, दैट इज टर्शियरी। ये ऑलरेडी हम पढ़ के आए। तो हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़े, क्या क्या हो गए? एक तो प्राइमरी हो गया, इसको अभी मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं क्योंकि इसके बारे में आगे चल करके डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जब हम ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम समझेंगे तब इस सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, जब हम इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम समझेंगे तब हम इस सेक्टर की बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे और बड़ा इजीली उसको समझेंगे कि वो चीजें क्या। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहीं तक छोड़ देता हूं कि जो प्रोसेस हो रहा है वो कहां हो रहा है, उसके आधार पर हम इसको कहां डिवाइड कर सकते हैं? इन दी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हो गए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इनका एक बेसिक आइडिया आपको है, इसीलिए मैं इसको यहां छोड़ रहा हूं। ठीक है, इसीलिए मैं इससे आगे इसको नहीं लेकर के जा रहा हूं। इसी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को एक और हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है। यही जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है
इसको हम एक तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि हमने कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां कहां से आ रहे हैं? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां कहां से आ रहे हैं? दूसरे शब्दों में कहें, ये फैक्टर्स के बाद जो प्रोडक्शन हुआ ये कहां कहां जा रहे हैं? ठीक है, दो चीजें हमने पढ़ी। प्रोसेस के आधार पर हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन अभी ये हिस्सा और ये हिस्सा बचा है। इसके आधार पर भी तो हम इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं ना। तो दोनों के आधार पर कैसे करेंगे? एक कि इनपुट कहां से आ रहा है, एक आउटपुट कहां जा रहा है। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आएंगे। पहला सेक्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट सेक्टर वुड बी द प्राइवेट सेक्टर, सेकंड सेक्टर वुड बी द गवर्नमेंट, थर्ड वुड बी हाउसहोल्ड, एंड फिफ्थ वुड बी द एक्सटर्नल। ठीक है, ये हमारे कौन से हो गए? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम वेयर द इनपुट इज कमिंग एंड वेयर द आउटपुट इज गोइंग। ठीक है, तो हमने एक ये प्रोसेस पढ़ा। इस प्रोसेस के आधार पर हमारी इकोनॉमी जो हम बात कर रहे थे, जहां पर ये प्रोडक्शन वाला प्रोसेस चल रहा है, दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट, जहां पर वो सारी चीजें हो रही है। तो वो कहां हो रही है, यानी वो प्रोसेस हो कहां रहा है, उसके आधार पर हमने बांट दिया उसको। लेकिन इकोनॉमी को बांटने का तरीका इधर से और इधर से भी तो हो सकता है कि वो इनपुट आया कहां से, इनपुट आउटपुट गया कहां पर, उसके आधार पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। और उसके आधार पर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे ये सेक्टर आएंगे। कैसे आएंगे? प्राइवेट सेक्टर कौन सा होगा? व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी है, कोई भी खोल रहा है, इंडिविजुअल कंपनी, दैट इज प्राइवेट सेक्टर। यहां पर इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं की जा रही है। अगर मैं घर में रहते हुए कुछ कंज्यूम कर रहा हूं तो प्राइवेट सेक्टर नहीं है, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कोई कैफे, जैसे अभी कैफे की बात की थी, अगर मैंने कैफे बना लिया है तो वो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मैं उसको यूज कर रहा हूं इन दी कैफे या फिर किसी एक कंपनी के अंदर। तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो प्राइवेट सेक्टर। और वहीं पर गवर्नमेंट भी तो इनपुट दे सकती है ना। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी लैंड है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा कैपिटल है, गवर्नमेंट भी तो प्रोड्यूस कर सकती है चीजों को, और गवर्नमेंट कंज्यूम भी कर सकती है प्रोड्यूस हुई चीजों को। तो एक सेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट हो जाएगा। उसी के अलावा या तो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है या गवर्नमेंट कर रहा है, उसके अलावा बचा कौन? जो घर में बैठे। उसके अलावा बचा कौन है? जो घर में बैठे हैं। और जो घर में बैठे हैं उसको मैंने बोला हाउस होल्ड सेक्टर। अगर मैं चीजों को घर में यूज कर रहा हूं तो मैं इंडिविजुअल सेक्टर, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट हूं। अगर मैं उसी चीज को कंज्यूम कर रहा हूं अपने कैफे में जाकर के, तो मैं प्राइवेट सेक्टर का पार्ट हूं। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? और एक चौथा सेक्टर कि जरूरी नहीं है कि सारे रिसोर्सेज हम इंडिया के ही यूज करें। क्या हम बाहर से मशीन्स नहीं मंगवाते? क्या हम जो भी चीजें यहां प्रोड्यूस होती है उसको बाहर नहीं भेजते? तो एक ये सेक्टर भी तो इंपॉर्टेंट है, दिस इज द एक्सटर्नल सेक्टर। ये बात समझ में आई सबको? कोई डाउट किसी को? तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। इसको लिख लो अभी, प्राइवेट सेक्टर, और लिख लो इसको 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और इनके बारे में लिख भी लेना कि क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वहां पर, क्या क्या चीजें कंज्यूम हो रही हैं, कौन सी सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर लिख लेना कि ये दीज आर पार्ट ऑफ कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इनके पास भी होगा ना, अपना लैंड होगा, अपना लेबर होगा, वो सब यहाँ से आ रहा है हमारा। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड लिख लो गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, क्या गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है? डिफेंस कौन दे रहा है? गवर्नमेंट देता है, लिख लो डिफेंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, लॉज, लॉ एनफोर्समेंट, ये सब किसका काम है? लॉ एनफोर्समेंट भी तो सर्विस है ना, जो किसने प्रोड्यूस की? गवर्नमेंट ने। ठीक है,
देन उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जनरली इंडिया में जब हम बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर की, तो किसको हाउस होल्ड माने? मान लो एक फैमिली में 5 पर्सन है, ठीक है, मदर, फादर और 3 बच्चे हो गए। इनमें से एक बेंगलोर में जाके सर्विस कर रहा है और वहीं उसने घर किराए पे लिया हुआ है, ठीक है। इनमें से एक घर कहाँ गया हुआ है? बेंगलोर में जाकर के घर उसने किराए पे लिया और वहीं रह रहा है, ठीक है तो एक एक घर का पार्ट। तो क्या मैं इसको एक हाउस होल्ड मानूं या 2 हाउस होल्ड मानूं? क्यों? ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो ये बेंगलोर नहीं गया, इसने बोला कि मैं है ना तुमसे अलग हो रहा हूं और मेरा है ना अपने घर के ऊपर ही एक रूम बना दो, अपने घर के ऊपर ही एक रूम बना दो और मैं यहां पर रहूंगा। अब इसको मैं एक हाउस होल्ड मानूं या 2 मानूं? एक ही घर में रह रहे, ठीक है, बस वो ऊपर रह रहा है, नीचे रह रहे हैं। अब मैं इसको एक हाउस होल्ड मानूं या 2 हाउस होल्ड मानूं? क्यों? हाउस होल्ड की डेफिनेशन के लिए बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है, सिंगल किचन। बस जहां पर भी किचन सिंगल है वो पूरा एक हाउस होल्ड माना जाएगा। क्लियर है? अगर किचन दूसरा हो गया वो सेकंड हाउस होल्ड में काउंट होगा, ठीक है। एक सिंगल हाउस होल्ड का क्या क्राइटेरिया है? द किचन। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो यहां पर हाउस होल्ड सेक्टर के सामने लिख लो द सिंगल किचन। A single kitchen is considered as a single household, ठीक है। और एक्सटर्नल सेक्टर में लिख लो एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, एफडीआईज। एफडीआई क्या होता है बाद में समझेंगे, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिख लो सिंपल। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो अभी हमने कुछ चीजें आज समझी, ठीक है ना। एक बेसिक सी चीज से हम चले थे यहाँ पर। वी स्टार्टेड विद द रिसोर्सेज, मतलब ये तो हमने कल वाला पार्ट किया था। वी स्टार्टेड विद द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बाद हमने बोला कि रिसोर्सेज का यूज हम कुछ प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन के लिए किस किस रिसोर्स का यूज करेंगे उसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया। उसको हमने बोला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसको मैंने क्या बोला? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपना प्रोडक्शन करने के लिए कुछ इनकम चाहिए होगी, उसको मैंने बोला फैक्टर्स ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम, सॉरी फैक्टर्स ऑफ इनकम नहीं, फैक्टर इनकम मैंने उसको बोला। और हर एक को मैंने डिफाइन किया कि यहाँ पर जो हमारा लैंड होगा उसको रेंट चाहिए होगा, लेबर को वेजेस चाहिए होंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट चाहिए होगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चाहिए होगा। दीज आर दी फैक्टर इनकम, ठीक है। उसके बाद में आया कि यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस करने के बाद जो चीजें आउटपुट में आएंगी वो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो गुड्स हो सकती हैं या सर्विसेज हो सकती हैं। उसमें डिफरेंशिएट करने की कोशिश की गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है? उसके बाद फाइनली हमने बोला कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं ये 2 टाइप की हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? इधर इंटरमीडिएट और फाइनल। और फाइनल वाला हमने क्यों समझा यहाँ पर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम जीडीपी पढ़ेंगे जहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो फाइनल वाला है, इंटरमीडिएट नहीं है। वो कौन सा है? फाइनल वाला है, इंटरमीडिएट नहीं है। क्योंकि जीडीपी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर डेफिनेशन में एक वर्ड आएगा, मैं उसका मीनिंग पूछूंगा और उसका मीनिंग यहां से रिलेटेड। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये इकोनॉमी के अलग अलग हिस्से में हो रही है। ये जितनी भी चीजें हो रही हैं यहां से लेकर के यहां तक ये इकोनॉमी के अलग अलग हिस्से में होती हैं, उनको हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस के आधार पर मैंने बोला कि 3 हिसाब से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। इधर इट कुड बी द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये बोला। उसके बाद मैंने बोला इनपुट और आउटपुट के आधार पर मैं डिवाइड करना चाहूं तो 4 सेक्टर हो सकते हैं। कौन कौन से? प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा क्या था? एक्सटर्नल सेक्टर। क्लियर है? ये हमने पढ़ा आज। कल
इन्हीं चीजों को यूज करके ये डायग्राम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। एक एक वर्ड जो मैंने बताया है, जैसे फैक्टर इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे सेक्टर्स हैं, उनको ध्यान में रखना। इन्हीं चीजों को यूज करते हुए मैं कल एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट के आधार पर हम जीडीपी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही चीज यूज होंगी जो आज हमने पढ़ी है। ये समझ में नहीं आया तो जीडीपी में से आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्लियर है? तो उसके लिए ये बेसिक हमें समझना जरूरी है। तो इकोनॉमी को हम विदाउट बुक स्टार्टिंग में ऐसे ही पढ़ेंगे, एक जनरल आइडिया लेंगे उसका कि क्या क्या इकोनॉमी में होता है। ठीक है, विदाउट बुक समझना उसको ज्यादा आसान है। बुक कई बार बांध देती है हमें कि बुक के आधार पर चले कि कैसे चले, तो ऐसे एक फ्लो बन जाता है, उस फ्लो के आधार पर हम उसको इजीली समझ सकते हैं। क्लियर है? तो हम थोड़ा सा विदाउट बुक शुरू में चलेंगे और बाद में फिर बुक के आधार पर चलेंगे।